डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स नाउ प्लस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमेय 1.4 को पढ़ने जा रहे हैं। प्रमेय ये कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग तो ऐसे जानते ही हैं कि √2, √3, √5, √6, √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ हमें प्रोसेस से सिद्ध करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक आता ही आता है। रूट के अंडर में कुछ भी संख्या बदल के आपसे पूछा जा सकता है, √2 या √3 या √5, इन सब में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो सभी का प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ संख्याएं बदल जाती है। तो अगर आप एक सवाल अच्छे से सीख लेते हैं बनाने, तो कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आपसे छूटेगा नहीं और आप एक अच्छे से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन: माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों ने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये मतलब उल्टा मान लिया हम लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि कभी कभी सवाल को बनाने के लिए हम लोग उल्टा मान के चलते हैं और हम बाद में खुद ही सिद्ध करेंगे कि ये हमारा मानना गलत है, तो हम फिर से कह देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के सवाल को √2, √3, √5 या 3 + √2, 6 - √5, 1/√2, ऐसे सारे सवालों का प्रोसेस यही है कि हमें पहले उसे परिमेय मानना होता है, फिर हम लोग खुद ही बोलेंगे कि हमारा मानना गलत है, फिर हम लोग कह देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। √2 अगर एक परिमेय संख्या हमने मान लिया तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः √2 बराबर a/b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या होती है तो हम लोग जानते हैं कि उसे a/b या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमने लिख दिया √2 बराबर a/b। और हर किसी का 0 नहीं होता है, यानी कि नीचे वाला नंबर q के जगह पर जो नंबर होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर 0 हो जाएगा किसी भी p/q में, q 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाता है। नीचे 0 होने का मतलब ही कि ये अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम लोग नीचे वाले संख्या को 0 नहीं मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और भी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ मानना होता है कि जहाँ a और b सह अभाज्य, यानी कि इंग्लिश में होता है को प्राइम, ये क्यों माने हम लोग कि a और b सहअभाज्य है? और सहअभाज्य का मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं। वैसी दो संख्याएं, यानी वैसे दो पूर्णांक जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वैसे दो संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि वो सहअभाज्य है। जैसे 3 और 4, ये एक सहअभाज्य संख्या है आपस में, क्योंकि 3 बराबर 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 1। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है कॉमन गुणनखंड, और तो कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा जितना पेयर होगा, जितना जोड़ा होगा, सबको हम लोग सहअभाज्य कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ मान लिया कि a और b सहअभाज्य है। इसका मतलब कि a और b में एक के अलावे और कोई गुणनखंड मौजूद नहीं है। लेकिन हम लोग अब आगे चल के दिखाने वाले हैं कि a और b में एक के अलावे एक और गुणनखंड है। ऐसा इसीलिए कि ये दिखा देंगे तो हम कहेंगे कि हमारा मानना गलत है।
तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग b इधर डिवाइड है, इधर लेते आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी b√2 इक्वल टू a हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए b√2 का वर्ग कर दीजिए यानी स्क्वायर कर दीजिए, और a का भी स्क्वायर कर दीजिए। b√2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी हुआ कि b√2 गुना b√2, यानी b गुना b स्क्वायर √2 गुना √2 यानी 2b स्क्वायर हो गया ये। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब एक इम्पोर्टेंट बात और देखिए, ये जो है आया हमारे पास रिजल्ट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसका यूज हम लोग करेंगे बाद में। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये दो एक तो संख्या है ही, b स्क्वायर को आप एक संख्या मान लीजिए, कोई भी पूर्णांक ही तो है, तो पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा, यानी ये एक संख्या ही है। और a स्क्वायर भी पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो कोई एक संख्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, तो ये भी एक पूर्णांक है। और वो इस रूप में लिखा हुआ है, यानी इस रूप में देखिए 2 गुना 3 बराबर 6, या 2 गुना 5 बराबर 10, या 2 गुना 4 बराबर 8, इस रूप में ये लिखा हुआ है, समझिए। तो अब हम लोग इसको देख के क्या कर सकते हैं कि ये 6 का गुणनखंड है 2 और 3, 10 का गुणनखंड है 2 5, 8 का गुणनखंड है 2 और 4, तो 2 जो है 6 को विभाजित करेगा कि नहीं, उसका गुणनखंड है तो हाँ करेगा। 2 से 3 बार में 6 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो 10 विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा, 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो 8 भी पूरा पूरा विभाजित। इसका मतलब ऐसा रूप में लिखा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 6 को विभाजित करता है, 2 10 को विभाजित करता है, 2 8 को विभाजित करता है। तो उसी तरह से यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ये अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अगला लाइन हम लोग लिखेंगे कि 2 a को भी विभाजित, 2a को भी विभाजित करेगा। कैसे, तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रमेय 1.3 का वीडियो देख लेंगे तो वो आसानी से समझ लेंगे क्या है। फिर भी यहाँ हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 कहता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है और वो किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है, जैसे ये 4 का पूर्णांक कितना हुआ 16, तो 2 16 को विभाजित करता है, जानते हैं हम लोग। तो 2 जो है उस संख्या यानी उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। यही था प्रमेय 1.3, क्या कि कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है तो वही अभाज्य संख्या उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। यानी 2 16 को विभाजित करता है पूरा पूरा, तो 2 जो है 4 का वर्ग को विभाजित करता है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। यही हमारा कहना है इस प्रमेय का। तो 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तब हमें यहाँ तक नोट आप लोग कर लीजिए पॉज करके, हम इसे मिटा करके आगे के स्टेप में चलते हैं। समीकरण 1 को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये जो है हमारे पास 2b स्क्वायर बराबर, इसे रफ में हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, समीकरण 1 इसका यूज होगा।
चलिए यहाँ के बाद अगला लाइन अब देखिए क्या लिख रहे हैं। 2 a को विभाजित करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। ये कैसे बात लिख दी है हम लोग कि 2 a को विभाजित करता है तो a बराबर 2c होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे 2 6 को विभाजित करता है, 3 बार में कट गया, शेषफल 0 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुना 3, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। शेषफल तो शून्य है, विभाजित करता है तो शेषफल लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6 बराबर 2 गुना 3 लिख दिए। 2 अगर कहेंगे कि 8 को विभाजित करता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर 2 गुना 4। उसी तरह से कहेंगे कि 2 a को विभाजित करता है, a को मान लीजिए c बार में विभाजित करता है, तो 2c यहाँ विभाजित करने का मतलब क्या होता है, शेषफल 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी a बराबर 2c लिख सकते हैं। वही बात हम लिखे कि 2 a को भी विभाजित करेगा तो a बराबर 2c हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अगर ऐसा रूप में रहता तो पूर्णांक 4 होता, ऐसा रूप में रहता तो पूर्णांक 3 होता, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। a बराबर 2c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो हमारा आया था वो, उसमें हम a के जगह पर 2c अब रखने जा रहे हैं, तो 2b² बराबर a के जगह पर 2c का होल स्क्वायर, यानी कि 2b² बराबर 4c², 2 से ये 2 बार में कट गया, यानी b² बराबर 2c² आया। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फिर से वही पुराना वाला बात। देखिए ये समझिए कोई एक संख्या है, ये 2 है, और ये भी समझिए कोई एक संख्या है, और अगर इस रूप में लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए 10 बराबर 2 गुना 5, 6 बराबर 2 गुना 3, 8 बराबर 2 गुना 4, समझिए कि ऐसा रूप में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे फिर से कि 2 10 को विभाजित करता है, 2 6 को विभाजित करता है, 2 8 को विभाजित करता है, तो उसी तरह से बोलेंगे 2 b² को विभाजित करता है, 2 b² को विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोग फिर बोलेंगे कि 2 b को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 से। ठीक है, ये समझ में आया, ये यहाँ पर भी समझा चुके हैं। तो अब देखिए ये पहले का रिजल्ट है हमारा, ये अभी का रिजल्ट नहीं है, ये पिछले स्टेप का रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल के रखे हुए हैं कि 2 a को भी विभाजित करेगा, और यहाँ पर रिजल्ट क्या निकाल लिए कि 2 b को भी विभाजित करेगा। इससे हम लोग क्या समझे कि 2 जो है वो a और b दोनों को विभाजित करता है, और दोनों को विभाजित करने का मतलब कि दोनों का गुणनखंड में 2 शामिल है। जैसे कि एक हो गया संख्या हमारा, ले लीजिए 8, एक ले लीजिए 4, तो ये जो 2 है 8 को भी विभाजित करता है, 2 4 को भी विभाजित करता है। इसका मतलब कि 8 के भी गुणनखंड में 2 आता है और 4 के भी गुणनखंड में 2 आता है। ठीक है, 2 अगर 8 को और 4 दोनों को विभाजित करता है तो 2 दोनों में मौजूद होगा। तो उसी तरह से यहाँ 2 a को भी विभाजित करेगा, 2 b को भी विभाजित करेगा, ये दिखा दिए हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 a और b दोनों का गुणनखंड है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 अतः 2 a और b दोनों में
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ए और बी दोनों में कॉमन है। और इस बात से क्या सिद्ध हो रहा है, हम लोगों ने शुरू में माना था कि ए और बी कैसा संख्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब कि दोनों में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है कि ए और बी में दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये बात का मतलब ये हुआ कि ए और बी सह अभाज्य नहीं रहा, क्योंकि एक के अलावे एक और गुणनखंड मिल गया कॉमन में, और सह अभाज्य नहीं रहा तो यह क्या हो गया, यह विरोधाभास हो गया। हम जो माने हैं ये उसका उलट बात हो गया। तो हम लोग लिखेंगे अब कि यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है और यह हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हो गया। और ये कैसे विरोधाभास हो गया, क्यों विरोधाभास हो गया, हमारे गलत कल्पना के कारण। हमने गलत माना था, इसीलिए हमने मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत मान लिए थे। तो हम लोग लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।